नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश में तीसरी बार लगातार एनडीए सरकार बनने जा रही है। आपको मालूम है कि कल यानी कि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बार मोदी की टीम में किस किस को शामिल किया जाएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार के वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस बार मोदी की टीम में जगह पा सकते हैं। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम ये बातचीत शुरू इसी से करेंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि नतीजे इस बार के चौंका देंगे। तो क्या अरुण जी भी नतीजों को देखकर चौंक गए हैं इस बार? नहीं, नतीजा तो चौंकाने वाला हुआ ही है ना। जी। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले बहुमत मिला था। हम्म। आज 24 के चुनाव में उसकी सीटें 240 हो गई, 303 सीटें थी। जी। 63 सीटों का नुकसान, क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? जहां आप 400 सीट लाने का दम भर रहे थे, बीजेपी को 370 सीटें आनी थी और तब 240 पर बीजेपी सिमट गई और इस बार उसको सहयोगी दल के समर्थन से ये एनडीए का को बहुमत मिला है। लेकिन लेकिन इस बार बीजेपी, मोदी सरकार नहीं, एनडीए हाँ, सरकार। इस बार अब वो मोदी सरकार, जी। एनडीए सरकार तो तब भी थी जी। और अभी भी मोदी सरकार ही, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, सरकार उसी की कही हम्म। जाती है। तो अभी भी एनडीए की सरकार तब भी थी, हम्म। 2014 में भी एनडीए की सरकार बनी। बहुमत से हाँ, कोसों बहुमत दूर है थे, बीजेपी इस बार। लेकिन इस बार तो 63 सीट कम है। जी। अब सहयोगी दलों की सरकार है। देखिए, अब ये आप कह सकती हैं हम्म। कि 2 बार तो मजबूत सरकार बनी, इस बार मजबूर सरकार हो गई। अच्छा, इस बार मजबूर हाँ, सरकार हो मजबूर गई। सरकार हो गई। अब जी। सहयोगी के बूते हाँ। सरकार का जब ये स्थापना ही हो रही है, सरकार बन रही है हम्म। सहयोगी के बूते, और उसमें बीजेपी जो बिहार से 12 सीट बीजेपी को आई हम्म। और जदयू को ही 12 सीट 12 आई। सीटें आएंगी जी। तो बिहार से इस बार एक बड़ी ताकत मिल रही है हम्म। सरकार बनाने में। हम्म। इसलिए लोग जदयू को किंग मेकर भी कह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे वहाँ टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, तो टीडीपी भी किंग मेकर हो गई है। यानी कि एन फैक्टर चल रहा है इस बार। हाँ, हाँ, तो जी। उसको आप जो फैक्टर आप कहेंगे, लेकिन इतनी बात है हाँ। कि इस बार, लेकिन एक बात अब गौर करने लायक है कि कल प्रधानमंत्री, जैसा आप अपनी भूमिका में आपने बात कही हम्म। कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए और 62 साल के बाद ये रिकॉर्ड फिर बनेगा। जवाहरलाल नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू जो जी। 3 बार पीएम बने थे। हम्म। एक तो होगा, लेकिन अब ये जो आप इसके आगे आपने बात कह दी कि ये हम्म। सरकार कैसी होगी, बिल्कुल जी। तो देखिए, सहयोगी दलों के समर्थन से ये सरकार बन रही है। 240 एमपी तो बीजेपी के न है। मैं मानता हूं कि इस सरकार में भी बीजेपी की हनक वही रहेगी। हनक वही हाँ, रहेगी। हनक वही रहेगी। अच्छा। और जो मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें समझौता जो कोई करना, हम्म। कोई बातचीत होगी, तो हर कैबिनेट में तो सभी के मंत्री रहेंगे, सभी घटक दलों के हम्म। का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में रहेगा, तो कैबिनेट जी। में चर्चा होगी। हम्म। वहाँ की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हम्म। केंद्र सरकार में चाहे वो हर चीज़ के लिए कुछ कमिटी एक बनी होती है, जैसे फॉरेन अफेयर्स की, होम की। कैबिनेट भी हमेशा सभी कैबिनेट मंत्री एक साथ नहीं बैठते हैं। हम्म। वहाँ केंद्र सरकार की वर्किंग थोड़ी, जी। प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल हाँ। लेकिन पूरी कैबिनेट में यदि 50-40 कैबिनेट हम्म। मंत्री हैं, तो सभी कैबिनेट मंत्री एक साथ बैठते नहीं हैं। वहाँ की वर्किंग थोड़ा डिफरेंट, जो राज्यों में होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी की उस सरकार में हनक होगी, हम्म। भले ही अकेले बहुमत ना आया हो हम्म। सहयोगी दलों की सरकार। हाँ, ये बात सही है कि अब विभिन्न मुद्दों पर सहयोगियों की राय को हम्म। माननी होगी। मानना पहले पड़ेगा। तो था कि भाई काम हम वही करेंगे, जी। आपको मानना है मानिए, तो राह अपनाइए। बिल्कुल इस बिल्कुल अंदाज बिल्कुल। में चल रहे थे। अब सुनना भी पड़ेगा और हाँ, मानना हाँ, भी मानना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो जी। अब है कि नरेंद्र मोदी को ये गठबंधन सरकार हाँ। का एक नया अनुभव होगा। पहले तो चला रहे थे, पहले जो सहयोगी दल थे उनका सांकेतिक प्रतिनिधित्व था। हम्म। अब जब सहयोगी के बूते अब सत्ता में आए हैं, बिल्कुल तब तो हिस्सेदारी देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हिस्सेदारी देने पर हम्म। कल से आज तक हम्म। वहाँ भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके जी। आवास पर विमर्श का सिलसिला जारी है। हम्म। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से, छोटे स्मॉलर ग्रुप से भी, हम्म। और जो इस तरह से नीतीश कुमार,
तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, सबसे अमित शाह भी उस बैठक में हैं और ये बैठक का सिलसिला आज पूरे दिन चल रहा है। बिल्कुल, पूरे दिन बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, आपने एक बड़ी बात कह दी कि अब सहयोगी दलों को सुनना भी पड़ेगा और उनकी बात माननी भी पड़ेगी। और बीते दिन इसी से हमें केसी त्यागी का बयान भी याद आ गया। केसी त्यागी ने बीते दिन कई बातें कह दी, साफ-साफ कह दिया कि अग्निवीर को लेकर हमारा जो रुख है वो आज भी वही है। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि यूसीसी को भी लेकर हमारा जो स्टैंड था वही है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया है। क्या लगता है अभी से ही कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, केसी त्यागी ने जिन 3 जी। मुद्दों की चर्चा की, लगे हाथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर भी अपनी बातें कही। हुँ, अग्निवीर योजना के बारे में उनकी राय थी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, हुँ, ये बात कह रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि ये अपनी राय उन्होंने दे दी, हुँ, शायद इस राय पर कोई विचार होगा, हुँ। ये मुझे दूर-दूर तक संभावना नहीं दिखती है। आपको संभावना नहीं दिखती दिखती है? है, नहीं दिखती है। अच्छा, उन्होंने सहयोगी दलों को नहीं सुना नहीं, नहीं, जाएगा? नहीं, ये इस पर अब सरकार ने एक फर्म डिसीजन लिया है, विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है। हाँ, तो ये इश्यू पर हमेशा आपको याद होगा कि ये कहा जाता रहा है कि रक्षा संबंधी मामला है देश का, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राय अपनी जो है, राय तो प्रारंभ से लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पर कोई, मोदी गवर्नमेंट तीसरे कार्यकाल में इस पर कोई रीथिंक करेगी, ये मुझे नहीं लगता है। कहीं फिर खटपट शुरू ना हो देखिए, जाए अरुण खटपट जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी, जब ये बात अभी आप कहेंगी, पहले हाँ, तो केसी त्यागी ने कहा क्या है, ये बात बता दें। जी, यूसीसी की बात जो आपने की, हुँ, यूनिफॉर्म सिविल सिविल कोड कोड, की, जी। उसमें केसी त्यागी ने विरोध कहाँ किया? उन्होंने कहा पत्र लिखा है कि नहीं, इस पर विचार होना उन्होंने चाहिए। कहा कि लॉ कमीशन आया था जी, और हमारे मुख्यमंत्री मतलब नीतीश नीतीश कुमार कुमार जो जी। जदयू के अध्यक्ष भी हैं, हुँ, उन्होंने यूसीसी का विरोध नहीं किया है। हुँ, उन्हें कहा है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, हुँ, उनकी राय ले लीजिए। बिल्कुल, विचार मतलब हाँ, कीजिए। विचार कीजिए। जी, अभी यूसीसी होगा तो इससे विरोध कौन लोग कर रहा है? हुँ, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर हुँ, रहा है हुँ, और डिफरेंट पार्टियां विरोध कर रही हैं। हुँ, तो उनका था कि दलों की भी राय ले लीजिए, हुँ, सबकी, और जो स्टेक होल्डर्स का मतलब जो कंसर्न, जो खासकर के मुस्लिम्स, जो उसके प्रतिनिधि हुँ, संगठन, उनकी राय ले लीजिए, तब आगे कीजिए। लेकिन हुँ, जदयू की राय तो खिलाफ है नहीं। हुँ, जैसे वही बात हो गई कि 3 तलाक का इशू हो, हुँ, 370 का इशू हो, हुँ, विरोध के बाद उसमें जब हाउस में बिल आया तो जदयू ने कैसे किया, हुँ, वॉकआउट कर गया था। वॉकआउट भी तो सत्ता पक्ष का समर्थन हो जाता है हुँ, कि हम इसके खिलाफ हैं, तो हम वॉकआउट करते हैं। हुँ, वो थोड़े वही वोटिंग में खिलाफ वोट किया था जदयू ने, हुँ, इसको भूलना नहीं चाहिए। जी, अपनी अपना स्टैंड भी बता दिया हुँ, और प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन भी हो गया। हुँ, तो ये हो गया। अब रही बात विशेष राज्य का दर्जा, हुँ, आपको याद होगा विशेष राज्य का दर्जा अभी कंसेप्ट जो है ना, ये शायद पूरी होने से कि इसलिए कि अभी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में पटना आई थी। आपको याद होगा, स्पष्ट उन्होंने कह दिया है जी, कि देखिए, नीति आयोग अभी इस विचार का है नहीं। हुँ, अब किसी ऐसे राज्य को, और यदि ये मांग देनी होगी तो न सिर्फ बिहार होगा, इसी तरह की मांग बिहार, आंध्र, झारखंड, उड़ीसा, कई राज्यों से हो रही है। करना होगा किसको? तो जी, इसमें विशेष पैकेज की बात होगी, इसमें राजनीति होती रहेगी। हुँ, और खासकर जदयू के बारे में तो एक है ना कि जब जी, वो सत्ता से बाहर जब जदयू रहता है ना, माने बीजेपी हुँ, से अलग, तभी मांग को पूरी मुस्तैदी से उठाई उठाया जाती है। जाता है, बिल्कुल, सत्ता में रहने के बाद तो फिर आई गई हो जाती है। चलिए, चलिए अब हम सीधे सवाल आपसे करेंगे। क्या लगता है अरुण जी, जेडीयू से वो कौन-कौन हो सकते हैं, जो इस बार मोदी की टीम में शामिल हो सकते हैं? देखिए, संभावित अभी तो नाम क्या-क्या है? जदयू से पिछली सरकार जो अभी सरकार चली गई, उसमें एक मंत्री थे, हुँ, आरसीपी सिंह। बिल्कुल, हुँ, एक मंत्री को लेकर नीतीश जी कितना नाराज हुए थे बिल्कुल। शुरू क्या में। कुछ नहीं हुआ था, क्या संबंध कुछ, भी खराब तो हो हाँ, गया। संबंध क्या, वो तो कह दिया जी, था कि भाई हमको ये आप जो सांकेतिक हुँ, प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। बिहार से बीजेपी के 17 गए हैं, उनको 4-5 मंत्री बना रहे हैं और हमारा 16 जीत कर आए, हम एक नहीं मानेंगे। हुँ, तो रूठ कर चले आए थे, एयरपोर्ट पर आकर कितनी नाराजगी दी थी हुँ, कि अब हमको मतलब नहीं है, हम इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के संबंध में कोई बात नहीं हुँ, करेंगे। बाद में फिर देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ, हुँ, उनके पार्टी के अध्यक्ष ही मंत्री हो गए। बिल्कुल, अध्यक्ष बनने के बाद फिर क्या कुछ हुआ, वो भी हुँ, याद कीजिए कि आरसीपी सिंह आज कहाँ हैं? कहाँ मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ, जी, जी, जी। कहाँ हैं आज? कहाँ है? आप तो आज बिल्कुल, जी, गुमनाम हो गए हैं। बिल्कुल।
ये पूरा 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया और आरसीपी सिंह बीजेपी अता पता नहीं। बीजेपी के साथ आए जी थे जी जी। और पूरे चुनाव भर वो दिल्ली में ही बैठे रह गए। तो ये स्थिति हो गई। अब चलिए आपने मूल सवाल पर आइए। आपने पूछा जदयू के कितने मंत्री होंगे। बिल्कुल। जो मेरी जानकारी है अभी जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई थी उसमें नीतीश जी भी थे, जी। ललन सिंह और संजय झा भी गए थे। इसी तरह से हर ग्रुप से हर पार्टी के नेताओं से जो विमर्श हुआ है उसमें सहमति बन गई है। सहमति बन गई है, नाम डिसाइड हो चुका है, नाम नहीं, फाइनल हो उसमें चुका है। नाम तो देना है नीतीश जी को जी। कि जदयू से एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा। एक कैबिनेट मंत्री और सिर्फ एक राज्य मंत्री होगा। जी। अभी बिहार में इस बार यदि सीटें घट गई है एनडीए को तो कुछ नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा। अच्छा। 5-6 मंत्री हुआ करते थे, तो आपने तो 10 घटा दिया यहाँ। एनडीए को इस बार 39 में 30 सीट न मिली है, तो उसमें आरके सिंह चुनाव हार गए, तो वो तो होने से रहे, अब तो कहाँ से होंगे वो। अश्विनी चौबे पहले ही बेटिकट हो गए, लेकिन अब तो अभी 12 जीता है, जदयू से तो 2 मंत्री हो रहा है, तो हमें लगता है कि बीजेपी से अभी 2 ही मंत्री होगा। अच्छा, जेडीयू से 2 ही मंत्री होंगे। कौन कौन हो सकते हैं वो संभावित? एक राज्य मंत्री। देखिए उसमें अब वो सवाल है कि अभी ललन सिंह एक प्रमुख दावेदार थे, अब वो ललन सिंह होंगे। एक नाम अभी है कि उनकी चर्चा है, एक नाम ललन सिंह का संजय सिंह अभी बहुत करीब हैं। संजय झा बहुत करीब हैं नीतीश जी के। और संजय झा हो या विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, दोनों में कोई एक होंगे। तो 2 नाम तो यही है, लेकिन अब उन्हें सामाजिक संतुलन भी नीतीश कुमार को कायम करना है। अभी दोनों को बनाते हैं कि उसमें कोई अति पिछड़ी जाति का कोई किसी को बनाएंगे, तो इसमें रामनाथ ठाकुर की भी चर्चा है कि राज्यसभा में मेंबर है वो। तो अब 2 में चुनना भी नीतीश कुमार के लिए वही विकट स्थिति है। दिलेश्वर कामत के नाम की देखिए अभी पिथरी जाति में अभी चर्चा तो कई नाम होगा, लेकिन जो अब यही चर्चा है कि जो होगा कोई तो अति पिछड़ी जात से पहला नाम है रामनाथ ठाकुर का। अब वो मैं ये कह रहा था कि नीतीश जी के लिए फिर वही संकट आ गया। पिछली बार भी 2 चाहते थे, बात बनी एक पर तो तैयार नहीं हुए, अब 2 ही बनने जा रहे हैं। तो एक तो ये स्थिति हो गई। अभी अब हम बल्ले है जीतन राम मांझी की। बिल्कुल उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी से वो कौन चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। मोदी भी है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो सकते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपाल जी ठाकुर हो सकते हैं, कोई ठाकुर होगा ना। अब राजकुमार सिंह नहीं हुए तो कोई ठाकुर कौन होगा। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नाम की चर्चा है। कोई ब्राह्मण चेहरा कौन होगा। जब अश्विनी चौबे को आपने बेटिकट कर दिया, अब मिथिलेश तिवारी जीते ही नहीं, तो अब एक नाम अभी है गोपाल जी ठाकुर का कि सभी उनके का भाग का सितारा खुल जाए, वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पहले से चर्चा थी संजय जायसवाल का, अभी चर्चा है? अभी भी है चर्चा। अब इस बार मुझे संदेह है कि गिरिराज सिंह बनेंगे। गिरिराज सिंह बनते हैं तो अब उनके लिए गिरिराज सिंह या विवेक ठाकुर, जो नवादा से एमपी हुए, राज्यसभा के भी मेंबर थे। और राज्यसभा अहमियत सोचिए, अभी वो विवेक ठाकुर की तो 2 ही एमपी राज्यसभा के मेंबर चुनाव लड़े इस बार, और मीसा भारती लड़ी और विवेक ठाकुर लड़ा। तो विवेक ठाकुर या गिरिराज सिंह, उम्र के कारण पहले तो गिरिराज सिंह को टिकट पर ही संदेह हो रहा था कि नहीं मिलेगा। अब वो चुनाव जीत गए, फायर ब्रांड नेता हैं, संगठन में उनको दायित्व मिल सकता है। तो फिलहाल अभी बिहार की तस्वीर यही है। एक और मंत्री बनने से चूक गए, चुनावे हार गए, उपेंद्र कुशवाहा, नहीं तो वही मंत्री बन जाते। तो छोटे समूह वालों को दिक्कत नहीं है। अभी जो बैठक हुई है नड्डा साहब के यहाँ, उसमें हुआ है कि जो छोटी पार्टियां हैं उसमें अधिसंख्य पार्टियों में राज्य मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो बिहार से बाहर की भी जो पार्टियां हैं। और जो अब जीतन राम मांझी तो सीएम रह चुके हैं ना, तो उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए तो चिराग और जीतन राम मांझी भी दिखेंगे ना मोदी। बिल्कुल, चिराग और मांझी का तो यूं ही पहले से नाम तय मानिए, उस फॉर्मूले में भी आ रहे हैं। चिराग 5 खुद 100% है, तो 5 एमपी है उनके पास खुद लगाकर, तो उनका तो बना, लेकिन एक ही मंत्री बनेंगे। चिराग की पार्टी से सिर्फ चिराग ही बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कुल मिलाजुला कर अभी यही तस्वीर है कि क्या लगता है चिराग पासवान के खाते में कौन सा पोर्टफोलियो आ सकता है? देखिए पोर्टफोलियो पर अभी जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चर्चा होती रही ना,
कोई इस बार जो लोग गए, आपने देखा कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश जी का संबोधन और जो कुछ देखा आपने, अब इससे पैर छू लिए। तो आपको इसको लगता है कि कोई वहाँ बार्गेन कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई सौदेबाजी कर रहा है, ऐसा लगा आपको? जिस जो बैठक में तस्वीर ही दिखती हो, वहाँ कोई लग रहा है कि कोई बार्गेन कर रही होगी पार्टी? देखिए, सब लोग ना एक तरह से एनडीए में जो जीत हुई है, उसमें यदि इनका योगदान है तो नरेंद्र मोदी का भी नाम काम का योगदान है। और जब एनडीए को बहुमत मिला है तो उसमें तो प्रधानमंत्री का भी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो इसलिए कोई पार्टी जो है बार्गेन, अभी तो था कि जदयू और टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष के पद के दावेदार है, कोई ऐसी कोई बात आधिकारिक तौर लेकिन पर। इसी बीच आनंद मोहन का भी बड़ा बयान आ गया है और साफ साफ रेल मंत्रालय आदमी आनंद मोहन कौन होते हैं जदयू में? अभी बात आ गया, बयान एक्स एमपी हैं, अब अभी इसी फोल्ड में आएंगे, लेकिन अभी ये कोई बात, हाँ सांसद हो गई हैं। कौन जाकर कहने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि हमको रेल मंत्री नहीं दीजिएगा तो हम साथ नहीं रहेंगे? तो लगता है कि रेल मंत्रालय जेडीयू के देखिए, बीजेपी के खाते में अभी बीजेपी जो रेल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वित्त, रक्षा, होम, ये सारे विभाग तो रहेंगे बीजेपी के पास। मैंने जो प्रारंभ में आपसे कहा कि हनक नहीं कटने जा रही है, रहेगी इस सरकार में भी बीजेपी की हनक। और अब सरकार बनने के बाद सहयोगी दलों को तो सम्मान होगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन अब वो मनोनुकूल कोई विभाग मांगेगा। अब वो तो देखिए, रेल मंत्री तो इस सहयोगी दल भी जो एनडीए की सरकार थी ना, तो उसमें जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, बिहार के खाते में फिर लग रहा है कि वो ग्रामीण विकास, पंचायती राज ये विभाग बिहार आ सकता है। अब रेल मंत्री नीतीश कुमार न रहे हैं, तो आ सकता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी का कौन हो गया उसी समकक्ष की, भाई उसको रेल चाहिए, उसको कृषि चाहिए? थोड़ा सा डिमांड भी कहीं बात आ रही है, तो फॉर हुम? ये सक्सेसफुल रेल नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस रहा है, तो उनके समकक्ष कौन है पार्टी में? जदयू में तो माइनस नीतीश कुमार कौन है बताइए अब जरा हमको। जीतने से सिर्फ नहीं होता है, अभी मीडिया में ये सब सुर्खी बनना, सोशल मीडिया में खबरों में ये सब परोसना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई शर्त और कोई मांग नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि कोई शर्त और कोई मांग नहीं है, लेकिन बीते दिन की तस्वीर भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका जिक्र भी आपने कर दिया अरुण जी। बीते दिन एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से ही कह दिया था कि बिहार में जो भी काम लंबित है वो जल्द से जल्द जो है आप पूरा कर दीजिए। यानी कि खुले मन से ही अपनी शर्त जो है वो इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी के सामने बोल दी थी। नहीं तो आप बताइए, अभी कोई ऐसा लग रहा है क्या? एक मांग अभी बहुत चिर लंबित मांग है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, विशेष राज्य के दर्जे की विशेष राज्य दर्जा। तो मैंने आपसे चर्चा विस्तार से कर दी कि विशेष राज्य सिर्फ बिहार को नहीं ना मिलेगा। देखिए, आप अभी हम लोग पॉलिटिकल डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी लॉजिक पर बात कर रहे हैं। आप यदि लॉजिक पर बात करेंगी तो फिर बिहार जैसा दूसरा भी स्टेट है। केंद्र की जो नीतियां होती है कोई एक राज्य विशेष के लिए नहीं बनती है। केंद्र की कोई योजना एक राज्य विशेष के लिए विशेष सहायता के तौर पर कोई विशेष योजना के लिए फंडिंग होती है, लेकिन ये एक कहीं बहुत नीतिगत मामला है। और एक सवाल उठता है कि जो विशेष राज्य का दर्जा आज़ादी के बाद जिन 10-11 राज्यों को मिला है, वो अभी क्या किसी विकसित राज्य की श्रेणी में है क्या? देखिए, हमको बिहार को खड़ा होने के लिए जो संसाधन की जरूरत है, कुछ अपने अपने आत्ममंथन भी करना होगा। निस्संदेह बिहार को आगे जाना है, यदि महाराष्ट्र गुजरात बनना है तो कुछ न कुछ केंद्र की अनुकंपा चाहिए। लेकिन अब कुछ नीतिगत है, बिहार में सीडी रेशियो बैंकों का पैसा बिहार के बैंकों में जमा हो रहा है 3.5 लाख करोड़ से अधिक, और उसका इन्वेस्टमेंट बिहार से बाहर हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये नीति पर हमें लड़ना चाहिए, समझे कि नहीं? इसी तरह से जो यहाँ बाढ़ एक नियति है, पूरे बाढ़ से तबाही और बाढ़ से नियंत्रण पर या फिर उसके बाद पुनर्वास का संपूर्ण खर्च, अभी तो जो आपदा प्रबंधन के लिए जो राशि मिलती है उसमें कुछ राज्य को भी हिस्सेदारी देनी होती है। कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ की, अब वो देखिए फ्रेट इक्वलाइजेशन, हम तो रोज मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हम तो लैंड डेड वाला स्टेट है, यहाँ समुद्र नहीं है। अभी जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ राज्य विकसित नहीं हो रहा है। हरियाणा कहाँ से विकसित हो रहा है?
वहाँ औद्योगिक गतिविधियां कैसे हैं? चलिए, मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।